सत्र में हमने समाज शास्त्र के अंतर्गत आने वाले अर्थशास्त्र का विचार प्रारंभ किया था। धर्म सापेक्ष हमारी समाज रचना और समाज सापेक्ष अर्थ रचना, इसका हमने विचार प्रारंभ किया था। हमारी अर्थ रचना कैसी होगी? तो धर्म केंद्री समाज रचना है और समाज सापेक्ष अर्थ रचना है। इसमें मूल धर्म है। हम ऐसा कह सकते हैं कि धर्म सापेक्ष ही अर्थ रचना है। हमारे भारतीय चिंतन में 4 पुरुषार्थ की कल्पना के अंतर्गत ही अर्थ पुरुषार्थ का विचार हमने किया हुआ है। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब ही मनुष्य की, समाज की, राष्ट्र की समृद्धि, ये भौतिक क्षेत्र की समृद्धि है। ये भौतिक क्षेत्र है। हम एक शब्द में भी कह सकते हैं, धन धान्य पशु वृद्धि पुत्र पौत्र समग्र ही, ये सारा प्राप्त करना, इसी को हम समृद्धि कहते हैं। यही अर्थ पुरुषार्थ का मुद्दा है। तो हमने कुछ पिछले सत्र में कुछ 4 बिंदुओं का भी विचार किया था। ताई ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी थी। ये हमारी समृद्धि कैसी होगी? उसमें विविधता होगी, विपुलता होगी, श्रेष्ठ गुणवत्ता होगी और ये हानिकारक नहीं होगी, सबकी सुख की कल्पना करने वाली होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये धर्म के अनुकूल हमारा सारा अर्थशास्त्र का विचार होगा। इसी के अंतर्गत हमने ये प्राप्त करने के लिए उद्योग, बाजार, नौकरी, ये सब अर्थ के प्राप्ति के कुछ बिंदु का भी विचार किया था। उसका प्रतिशत भी बताया था तय ने कि हमें 70% उद्योग होनी चाहिए, जिसके अंदर से उत्पादन हो। उस उत्पादन का वितरण के लिए जो बाजार होगा उसका प्रतिशत 15-20% हो सकता है और नौकरी का भी कुछ 10%, 5% हो सकता है। एक मुद्दा यहाँ भी आया था कि उद्योग, सबसे श्रेष्ठ उद्योग तो खेती का रहा है। तो उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी और अधम भीख, ऐसा भी एक विषय चिंतन में आया था। ये हमारा उद्योग क्षेत्र कैसा रहेगा? ये श्रम आधारित होना चाहिए। हमें अगर वैभव प्राप्त करना है, समृद्धि प्राप्त करना है, तो हर व्यक्ति को हाथ को काम होना चाहिए। आज विपरीत स्थिति है। सारा विषय उद्योग क्षेत्र का टेक्नोलॉजी पर आधारित है, उसका भी जिक्र किया गया था। और ये टेक्नोलॉजी पर्यावरण और स्वास्थ्य की हानिकारक हो रही है, हम सभी जानते हैं। और एक तीसरा मुद्दा भी विस्मिताई जी ने आखिर में कहा था, उसकी चर्चा आज शायद होगी। मनुष्य की आर्थिक स्वतंत्रता नष्ट नहीं होनी चाहिए। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ये आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने की बात करते थे। इसीलिए उन्होंने मजदूर संघ की 3 जो शब्दावली की थी, अगर हमें वैभव प्राप्त करना है तो राष्ट्र का औद्योगिकरण होना चाहिए, लेकिन उद्योगों का श्रमिकीकरण होना चाहिए और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रभाव हो और उस राष्ट्रभाव के आधार पर ही उद्योग विकसित हो, हर व्यक्ति सुखी हो। इसी अर्थशास्त्र के कुछ बिंदु का आज भी हम चिंतन करेंगे। मैं ताई से अनुरोध करता हूं कि ताई इस विषय को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। ताई जी बोले। राम विद्यापीठ के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। प्रकाश जी ने गत सत्र का अथवा कहो कि गत सत्रों का ही जो सार प्रस्तुत किया, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम समृद्धि के मूल आधार क्या है, माइक्रो लेवल पर कैसे इसकी व्यवस्था होती है, इसकी बात हम करेंगे।
एक छोटा सा 2 शब्दों का सूत्र है, काम करो। हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। जिसको भी भगवान ने हाथ दिए हैं, शरीर दिया है, उन सभी ने काम करना चाहिए। उससे पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो दूसरे नंबर की बात है, परंतु काम करना ये मूलभूत मनुष्य का गुण बनना चाहिए, स्वभाव बनना चाहिए। अब हम एक एक छोटे छोटे परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण और मूलभूत सूत्रों की आज कितनी दुर्गति हुई है, उसको भी एक एक 2 वाक्य में देखते जाएंगे तो पता चलेगा कि ये सूत्र पुनः हमारे स्मरण पथ में और समझ में कितना आना चाहिए। आज काम नहीं करना, इसको ही सुविधा माना जाता है, इसको ही अधिकार माना जाता है, इसको ही अच्छा माना जाता है। कैसा सूत्र बना? काम करना हेय है, नीचापन है। उसके स्थान पर क्या सूत्र आया? काम करवाना। तो काम करवाने वाला बड़ा है, काम करने वाला छोटा है। काम करने वाला या तो मजदूर है या तो नौकर है, काम करवाने वाला शेठ है, मालिक है, स्वामी है। ये अत्यंत विपरीत ऐसी व्यवस्था आज बाहर व्यवहार में भी और मानस में भी स्थापित हो गई। तो हमारे शिक्षा में भी इसके संस्कार कैसे किए जाते रहे, आज भी उसके बारे में बोले न बोले तो भी ऐसा ही होता है। अरे पढ़ो पढ़ो, नहीं तो काम करना पड़ेगा, पढ़ो पढ़ो नहीं तो भीख मांगोगे। ऐसे ऐसे शब्दों से काम करने वाली बात को हेय माना जाता है। सारी काम न करना पड़े इसलिए यंत्र ले आए, काम न करना पड़े इसलिए नौकरी ले आए, काम न करना पड़े इसके लिए व्यवस्था तंत्र में काम करवाने की क्षमता बढ़े। इस प्रकार के यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज शुरू हुए, सिलेबस आया इसका और इसके सूत्र बने, और ये सारी विपरीत बातें बचपन से शुरू हो गई, मानस में बैठ गई। इसलिए यदि व्यक्तिगत जीवन की या राष्ट्र जीवन की असली समृद्धि हम चाहते हैं तो काम करना अत्यंत आवश्यक है। काम करो, इस सूत्र को धर्मानुकूल अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत बनाना चाहिए। इसी को श्रम प्रतिष्ठा भी कहते हैं, अथवा इसको श्रम प्रतिष्ठा में रूपांतरित करना चाहिए। जो काम करता है वह श्रेष्ठ है, जो श्रम से करके पसीना बहाता है उसका दर्जा बहुत ऊंचा है, ऐसा लोकमानस बनना चाहिए। इस दृष्टि से लोकमत परिष्कार भी करना चाहिए। जो झाड़ू अच्छी तरह से लगा सकता है, जो बर्तन अच्छी तरह से साफ कर सकता है, जो दरी और चादर बिछाकर बैठक व्यवस्था उत्तम कर सकता है, जो लकड़ी जरा म्यूट करिए म्यूट करिए। आशा बेन आपको म्यूट करिए। ज्योति शर्मा जी म्यूट हुए प्लीज। आप म्यूट ज्योति जी आप करिए। म्यूट कीजिए, ज्योति शर्मा जी आप म्यूट कीजिए। रोजा की कसूर है लेके विभिन्न प्रकार के काम हाथ से बुद्धि लगाकर कर सकता है, उसी को श्रेष्ठ मानना, उसी को अच्छा मानना, ये मानस परिवर्तन का काम है।
ऐसा मानस जब तक परिवर्तित नहीं होगा तब तक समृद्धि का अर्थशास्त्र नहीं होगा। इसलिए ये काम करो, श्रम करो, श्रम की प्रतिष्ठा करो, ये आधारभूत सूत्र हैं। काम करने वाले को काम का स्वामित्व होना चाहिए। ये परंपरा से आदिकाल से चलता आया भारतीय सिद्धांत है। मैं कपड़ा बुन रही हूं तो कपड़ा बुनने के काम की मालिक तो मैं होनी चाहिए। मुझे निर्णय करना चाहिए क्या करना क्या नहीं करना, कितना बुनना कितना नहीं बुनना। ये मेरी इच्छा पर निर्भर करना चाहिए। किसी का काम किसी ने बताया, किसी ने योजना की, उस प्रकार से मुझे कपड़ा बुनने का काम नहीं करना चाहिए। आज क्या होता है, आज खेती जो कहता है कि मैं खेती करता हूं, मेरी जमीन है, वो स्वयं खेती नहीं करता, वो खेती करवाता है। तो फिर खेती करने वाले की प्रतिष्ठा नहीं हुई, खेती करवाने वाले की प्रतिष्ठा हुई। कपड़ा बुनने वाले की प्रतिष्ठा नहीं हुई, कपड़ा बुनवाने वाले की प्रतिष्ठा हुई। मकान बनाने वाले की प्रतिष्ठा नहीं हुई, मकान बनवाने वाले की प्रतिष्ठा हुई। ये लैंड डेवलपर्स है, बिल्डर्स हैं, ये क्या है सब? ये विनाशक अनर्थक अर्थशास्त्र का विस्तार है। तो अपने काम का स्वामित्व होना, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था चाहिए। आज इस प्रकार की अर्थव्यवस्था नहीं है। इसलिए जो कपड़ा बुनता है उसको कितना अन्य लोगों पर ही निर्भर करना पड़ता है। वो जोखम नहीं ले सकता कपड़ा बुनने का। कपड़ा तो बुनेगा परंतु फिर उसका क्या करेगा? उसका बाजार सेट नहीं है, और बाजार सेट करने वाले इसको नौकर बना देते हैं। तो उस व्यवस्था में आज श्रम करने वालों का स्वामित्व नहीं रहा है। ये अनर्थक अर्थशास्त्र की दिशा में हमने पदार्पण कर ही दिया है, ऐसा कहा जाएगा। अब दूसरा सूत्र, काम करो, श्रम करो, श्रम करने वाले का स्वामित्व हो, इस प्रकार की व्यवस्था निर्माण करो, ये एक पक्ष है। अब दूसरा, काम करना यह और बातों की अपेक्षा करता है। काम करने को सिखाने वाली शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। हम काम करना नहीं सिखाते, हम केवल लिखना पढ़ना सिखाते हैं। हम केवल दूसरे विषय, माने नृत्य करो, गीत गाओ, संस्कृत के श्लोक याद करो, यही सब सिखाते हैं। श्रम करके, काम करके पैसा कमाने वाली विद्या हम क्लास 1 से ही नहीं पढ़ाते हैं और क्लास 17वीं में भी नहीं पढ़ाते हैं। तो फिर देश समृद्ध होगा कैसे? लोग काम करेंगे कैसे? तो अर्थकरी शिक्षा ये क्लास 1 से शुरू होनी चाहिए, और इसलिए प्राथमिक विद्यालयों में काम करना ये संपूर्ण शिक्षा का केंद्रवर्ती विषय होना चाहिए। गुरुकुल भी अर्थकरी शिक्षा प्रदान करने वाले बनने चाहिए, अभी नहीं बनते हैं ऐसे। शिक्षा माने पढ़ने लिखने वाली शिक्षा, ऐसा हो गया है। अर्थकरी शिक्षा माने बिना काम किए काम करवा कर समृद्ध होने वाली शिक्षा, उसी में से कॉरपोरेट जगत का भी निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करते हैं, कारखानों में हजारों मजदूर होते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में भी हजारों नौकर और मजदूर होते हैं, परंतु वही बात हुई ना, करवाने वाला सबको अपने अधीन रखता है। तो मैंने दूसरा मुद्दा जो कहा, ये काम करना सिखाना। अब इसके लिए और बातें आएंगी। प्रोडक्शन ये काम करने का परिणाम होना चाहिए। मैंने आज भी काम करना तो अनुत्पादक और उत्पादक ऐसा दोनों होता है। तो उत्पादक शिक्षा, उत्पादन की शिक्षा देना, ये महत्वपूर्ण बात हुई। उत्पादन के लिए
हमें और 2-3 सिद्धांतों की बात करनी होगी। हम देखेंगे ना, ये सिद्धांत सारे प्राचीन काल से आज तक जो चलता आया है, हमारा उद्योग का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र, नौकरी का क्षेत्र, उसका थोड़ा अवलोकन करने से डिराइव किए जा सकते हैं। एक राष्ट्र की भौतिक समृद्धि का आधार मटेरियल वस्तुओं के उत्पादन पर है। ये सिद्धांत अंडरलाइन करना चाहिए। आज सेवा ये भी इसमें आती है। सेवा ये मटेरियल प्रोडक्शन नहीं है, मटेरियल प्रोडक्शन का ही उद्योग होना चाहिए, क्योंकि भौतिक समृद्धि भौतिक वस्तुओं पर निर्भर करती है, मानसिक बौद्धिक वृत्ति प्रवृत्तियों पर नहीं। इसलिए सांस्कृतिक पक्ष, ज्ञान विज्ञान का पक्ष, धर्म का पक्ष, ये सब भौतिक समृद्धि के उत्पादन क्षेत्र से अलग होना चाहिए। आज मेडिकल इंडस्ट्री है अनप्रोडक्टिव, एजुकेशन इंडस्ट्री है अनप्रोडक्टिव, सर्विस इंडस्ट्री है वो अनप्रोडक्टिव। सर्विस इंडस्ट्री जैसा शब्द कदाचित हमने सुना है, नहीं सुना है, प्रयोग में आता है नहीं आता है ये पता नहीं है, परंतु सेवा भी इंडस्ट्री, सर्विस भी इंडस्ट्री हो गई। आज सर्विस के स्थान पर जॉब कहते हैं। तो हमारे सारे उत्पादन के जो क्षेत्र हैं उनका केंद्रवर्ती मुद्दा मटेरियल प्रोडक्शन है। अब मटेरियल प्रोडक्शन के जो प्रक्रिया है, पद्धति है, वो कैसे होना, तो यंत्रों से होना, केंद्रीकृत होना। अब ये तो एक अनिष्ट एक में से दूसरा निर्माण होता जाता है। मटेरियल प्रोडक्शन के क्षेत्र में यंत्रों का प्रयोग किया और जितने विराट का यंत्र हमने बनाए उतना उत्पादन को केंद्रित करना ही पड़ेगा। उत्पादन को केंद्रित किया तो वह विपुल मात्रा में होगा, तो उसके लिए बाजार की व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था भिन्न प्रकार से करनी पड़ेगी। हम उसको आगे देखेंगे, परंतु अभी मटेरियल प्रोडक्शन जितना अधिक होगा उतनी समृद्धि बढ़ेगी। भारत के अर्थशास्त्र का सूत्र है, इट इज एन इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस, और आज की इकोनॉमी है इकोनॉमी ऑफ बॉन्ड्स। कहते हैं कि डेफिसिट बजट उत्तम बजट होता है। नहीं, डेफिसिट बजट उत्तम बजट भारत में कभी नहीं माना। चाहिए उससे अधिक वस्तुएं हैं, उसी अर्थशास्त्र को, उसी प्रोडक्शन को अच्छा माना गया है। इसलिए विपुल मात्रा में उत्पादन करना, परंतु विकेंद्रित उत्पादन व्यवस्था होना, ये दूसरा सिद्धांत हुआ। उसके धर्म की दृष्टि से कहो तो तीन उसके बंधन है, नियमन, रेगुलेटिंग फोर्सेस हैं। कौन से? एक, मटेरियल प्रोडक्शन करते समय पर्यावरण की हानि नहीं होनी चाहिए, ये अनिवार्य शर्त है। थोड़ा भी अंश मात्र भी इसका उल्लंघन हुआ तो उस प्रोडक्शन पर निषेध है, प्रतिबंध है। ये हमेशा रहा है। मैं बहुत ज्यादा उदाहरण इसके नहीं देती हूँ, परंतु इसका भी विस्तार से समझना हो सकता है कि कैसे ये ऐसा है। पर पहली बात है, पर्यावरण की हानि नहीं होनी चाहिए। अब इस दृष्टि से आज की व्यवस्था देखो तो 60-70% उत्पादन सब बंद हो जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा उसके ऊपर। उदाहरण के लिए प्लास्टिक का उत्पादन मूल से बंद, रसायनों का उत्पादन मूल से बंद हो जाएगा। ये ट्रैक्टर जैसे यंत्रों का उपयोग मूल से बंद हो जाएगा, उसका उत्पादन ही बंद हो जाएगा। अब इतना
इतना सुनकर कल्पना करो तो भारत का अर्थतंत्र आज, उद्योग तंत्र, उत्पादन तंत्र कैसे विपरीत दिशा में जा रहा है कि जिसमें 60, 70, 80% सारा विनाशक ही विनाशक है। हम प्रतिबंधित बातों का ही कार्य कर रहे हैं, फिर भारत समृद्ध होगा कैसे? ये आश्चर्य की बात यह है कि इतना पर्यावरण का नाश करने के बाद भी आज हम जीवित हैं। ये तो प्रकृति की कितना रेजिस्टेंस पावर है, कितना उसका प्रतिरोधक, उसकी शक्ति कितनी है कि मनुष्य इतना विनाश करता जा रहा है, तो भी अभी भूमि हमको आश्रय दे रही है और नदियां हमें पानी दे रही हैं और वनस्पति हमें अभी भी धान्य और फल दे रही हैं। नहीं तो उसकी इतनी सहन शक्ति नहीं होती, इतनी प्रतिरोधक शक्ति नहीं होती, तो कब का पूर्ण नाश हो गया होता। तो पहला सिद्धांत है पर्यावरण की हानि लेश मात्र नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता का स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए। अब आज ये भी कितनी विपरीत स्थिति है। हम कहते हैं हाँ विकसित देश वो है, देखो 10,000 जनसंख्या में एक डॉक्टर है, कितनी दरिद्र स्थिति है हमारी। और वहां 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, या 1000, 10,000 भूल जाइए संख्या एग्जैक्ट, परंतु जितनी डॉक्टरों की संख्या और हॉस्पिटलों की संख्या अधिक, जितनी मेडिकल इंडस्ट्री अधिक विकसित, उतना देश विकसित। ये निर्बुद्ध लोगों का सूत्र है। उस सूत्र तो यह है कि डॉक्टरों की संख्या कम से कम है, वह स्वस्थ समाज है। निरामय समाज में डॉक्टर का क्या काम है? डॉक्टर तो भूखों मरने चाहिए या फिर लोगों की दया पर जीने चाहिए। उसके स्थान पर आज तो पूरा समाज डॉक्टरों की दया पर जीने लगा है। और जितने डॉक्टर्स अधिक, जितने हॉस्पिटल्स अधिक, जितने मेडिकल कॉलेज अधिक, जितने फार्मा कंपनीज अधिक, उतनी हमारी इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, उतना हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। इतनी फालतू की बात कैसे हमारे अर्थशास्त्र के प्राध्यापक ये सब कैसे सिखा सकते हैं? और ऐसे सूत्रों का निर्माण करने वाले तो अपनी बुद्धि से करते होंगे, लेकिन भारत में ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है कि स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उसके लिए डॉक्टर्स है ना, फिर उसके लिए मेडिकल कॉलेजेस है ना, फिर ये उल्टी दिशा में जाना हुआ। मूल बात ये है कि हम ऐसी भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य की हानि करे। और तीसरी बात है, हम इस प्रकार की उत्पादन व्यवस्था, उत्पादन तंत्र नहीं बना सकते जिसमें काम करने वाले की आर्थिक स्वतंत्रता का नाश हो। आज तीनों हो रहा है। ये धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था नहीं है। धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था की स्थापना करनी होगी तो फिर इन तीनों बातों पर हमें विचार करना होगा। ये दूसरा आयाम हुआ। वर्तमान में हम करें क्या? तो पहले ये तो समझे कि समस्या क्या है और उसका स्वरूप कैसा है। हाँ, हम सुनते सुनते भी, और ऐसा कोई बोलता है, लिखता है, तभी कहते आज के जमाने में कैसे संभव है, ये तो सारी दुनिया ऐसा कर रही है। हाँ, तो सारी दुनिया ऐसा कर रही है तो 99% लोग कहते हैं कि अभी तो सायंकाल के 6:30 बजे हैं, तो वो सायंकाल के नहीं हो सकते। हाँ, वो अमेरिका में होंगे, भारत में नहीं हो सकते। वो 1% यदि कहता है कि प्रातः काल के 6:30 तो वो ठीक है। तो ऐसे सारी दुनिया करती है इसलिए सही है, ऐसा नहीं होता है। जो धर्म कहता है और हमारा कम से कम 10,000 वर्षों का इतिहास जो कहता है, 10,000 वर्षों का समृद्धि का इतिहास, उत्पादन का इतिहास,
उपभोग का इतिहास जो कहता है वही हमारे सही मापदंड होने चाहिए। अब इसके आगे हम बढ़ें कि तीसरा आयाम क्या है अर्थव्यवस्था का। तो पहला तो ये उत्पादन, फिर दूसरा होता है हाँ, यंत्रों का उपयोग, इसमें टेक्नोलॉजी भी आएगी। अब टेक्नोलॉजी की प्रतिष्ठा होना, ये भी हमारी बुद्धि विभ्रम कैसा है इसका नमूना है। क्या यंत्र नहीं चाहिए क्या? आप टेक्नोलॉजी का इतना विरोध कर रहे तो यंत्र नहीं चाहिए क्या? नहीं, भारत में ऐसा नहीं कहा कभी भी कि यंत्र नहीं चाहिए। यंत्र तो चाहिए, यंत्र उपयोगी हैं, परंतु यंत्र मनुष्य के कष्ट कम करने के लिए हैं, मनुष्य का विकल्प बनने के लिए नहीं है। और मनुष्य को यंत्र के अनुकूल बनना पड़े ऐसे यंत्र नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक बुनाई उद्योग, वस्त्र उद्योग बहुत व्यापक और बहुत श्रेष्ठ प्रकार का था। ये कपड़ा कहाँ बुना जाता था? कपड़ा हथकरघे पर बुना जाता था, घर घर में बुना जाता था, हर व्यक्ति काम करता था और विश्व में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का बुना जाता था। ये तो सारी दुनिया मान्य करती है, हम हैं इसीलिए कह रहे हैं ऐसा नहीं है। सारी दुनिया इतना विपुल मात्रा में, इतना श्रेष्ठ गुणवत्ता का और व्यापक ऐसा वस्त्र उद्योग भारत में था। पर उसमें क्या यंत्र नहीं थे क्या? यंत्र थे। अच्छा, कपड़ा कपास से होता है, तो क्या कपास की खेती नहीं होती थी क्या? होती थी। उसमें ट्रैक्टर नहीं होते थे, रासायनिक खाद नहीं होता था। दूसरा, उसमें कपास की धुनाई होती है, तो धुनाई करने वाले यंत्र तो थे, लेकिन वो यंत्रों का उपयोग कर हो भी रहा था। धुनाई करने वाले, उसकी कताई करने वाला चरखा, वो भी तो भारत में घर घर में था। बुनाई करने के लिए हथकरघा, वो भी तो घर घर में था। रंगाई करना, तो रंग भी बनते थे, और रंग बनते थे माने कैसे बनते थे? 100, 200, 400 वर्ष तक वो रंग फेड ना हो जाए ऐसे रंग बनते थे। तो रंग बनाने के लिए क्या यंत्रों का प्रयोग नहीं होता था? होता था। छपाई होती थी, तो छपाई के भी यंत्र तो होते थे। तो हर बात में, उत्पादन में यंत्रों का उपयोग तो हमेशा होता है, होता रहा है। अरे उद्योग ही क्यों, सामान्य हमारे सारे काम करने के लिए भी भारत में अनेक यंत्रों का आविष्कार तो हुआ है। क्या कुएं में से पानी निकालना कम कष्टकारक हो इसलिए वो घिरनी है, उसकी खोज नहीं हुई है क्या? वो भी तो यंत्र ही है। क्या गरम पात्र चूल्हे पर रखा है, उसको उतारने के लिए सांडसी का प्रयोग नहीं होता है क्या? नहीं होता रहा है क्या? वो भी तो यंत्र है। तवे पर रोटी पलटने के लिए वो चिमटा नहीं होता था क्या? आज भी होता है, वो भी यंत्र ही तो है। छाछ बिलोने के लिए बिलोना नहीं होता था क्या? होता है, आज भी होता है, वो भी तो यंत्र है। कुएं में से पानी निकालकर खेत में पहुंचाने के लिए क्या रहाट नहीं होता था? होता था, वो भी तो यंत्र ही है। तो ऐसे भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करके, उनको अप्लाई करके जीवन व्यवहार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कामों के लिए यंत्रों का प्रयोग भारत में हमेशा होता रहा है। इसलिए कोई ये ना कहे कि ये टेक्नोलॉजी को गाली देना यंत्रों का निषेध करना है, उल्टा है। भारत की यंत्र प्रणाली माने जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो आज की टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है।
बहुत भारी पड़ने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी रही है, क्योंकि वह पर्यावरण का नाश नहीं करती है और उपभोक्ता का स्वास्थ्य भी खराब नहीं करती है। वह उपभोक्ता का, माने काम करने वाले का, कारीगर का विकल्प नहीं है। वह मनुष्य को अपने अधीन नहीं बनाती है। आज वो विकल्प बन गई है अपने अधीन। उदाहरण के लिए मैंने अभी कपड़ा बुनने का उदाहरण दिया। बाद में 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कपड़ा मिल्स आई, भारत में भी आई। उसके बाद क्या हुआ? कपड़ा बुनने के यंत्र को 24 घंटे चालू ही रखना पड़ता है, तो 3 पारियों में मिल्स चलने लगी। तो वो काम करने वाले हथकरघा छोड़ छोड़कर कारीगरों को रात्रि की पारी में भी जाना है, दोपहर की पारी में भी जाना है और सुबह की पारी में भी जाना है, और आपको वहां यंत्र के गुलाम बनकर, यंत्र के अधीन रहकर अपनी दिनचर्या खराब करके काम करना है। और इसके ये सारे मजदूर हैं, क्योंकि मालिक तो वही है जो पैसा इन्वेस्ट करता है। और फिर उसमें से हम देखते हैं ना, मुंबई में सारी चाल्स कहाँ से आई हैं? ये कपड़ा मिलों के मजदूरों को रहने की व्यवस्था करने के लिए एक एक खोली की, 2-2 खोली की चाल्स निर्माण हुई है। उसमें से ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी के अधीन हो जाना, टेक्नोलॉजी को विनाशक बनने देना, स्वतंत्रता का भी नाश, स्वास्थ्य का भी नाश, पर्यावरण का भी नाश। उल्टा है, 18वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश इंजीनियर भारत में आया था। उसने द बेस्ट सिंपल बट मल्टीपर्पज टेक्नोलॉजी का एक पूरा का पूरा नमूना ही उठाकर इंग्लैंड में अपने इंजीनियर मित्रों के लिए भेज दिया। वो था, कृषक जिस हल से खेती करता है वह सिंपल एंड मल्टीपर्पज टेक्नोलॉजी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो हल किसान को गुलाम नहीं बनाता है, पर्यावरण का नाश नहीं करता है। आज एकमात्र भी उसका परिणाम देखें हम, कि ट्रैक्टर आया हल के स्थान पर, तो बैलों को घरों से निकलकर कसाई खाने में जाने के सिवा और कोई गति नहीं है। ये पाप नहीं है क्या? ये पाप है। परंतु आज कौन किसान को जाकर कहेंगे कि तुम ट्रैक्टर का प्रयोग मत करो और रासायनिक खादों का प्रयोग मत करो? अब क्या है, कैसा है, सब जानते हैं। अब ये जानने भी लगे हैं, परंतु मानते नहीं है, क्योंकि अब स्वार्थ, लोभ और लालच ऊपर सवार हो गया। पर्यावरण के प्रति भक्ति, श्रद्धा, कंसर्न और स्वास्थ्य के प्रति, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति दरकार कम हो गई, नहीं रही, केवल पैसा दिखता है। इसलिए ये पाप भी धड़ल्ले से होता है। इसलिए हमारे सुभाषितकारों ने बहुत अच्छा, बहुत सटीक कहा है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। ऐसा ही दूसरा कथन है, अर्थातुराणाम न गुरुर न बंधु। जिसके ऊपर पैसा सवार हो गया, उसके लिए कौन गुरु, कौन स्वजन। और ये कहावत भी प्राचीन काल से चली आई है, जब यंत्र नहीं थे तब। तो तीसरा सिद्धांत है उत्पादन का, कि यंत्र तो होने चाहिए, परंतु वे मनुष्य के सहयोगी होने चाहिए, मनुष्य का विकल्प नहीं। और इस दृष्टि से यदि बहुत बोल्ड स्टेटमेंट, बहुत साहसपूर्वक कहना है, तो हमें कहना चाहिए कि बिजली, पेट्रोल आदि ऊर्जा के स्रोतों से चलने वाली कोई भी यंत्र सामग्री उत्पादन के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकती।
ये तीनों प्रकार के पाप का निर्माण करने वाली है। प्राण शक्ति के आधार पर चलने वाले यंत्र ही उत्पादन में सहायक हो सकते हैं, लाभकारी हो सकते हैं। अब सोचो जरा, एक क्षण के लिए भी सोचो कि ऐसा उत्पादन कैसे होगा। ऐसे उत्पादन की व्यवस्था ही नहीं। जहां देखो वहां बिजली, जहां देखो वहां पेट्रोल, पेट्रोल से चलने वाले वाहन, पेट्रोल से चलने वाले यंत्र, पेट्रोल से चलने वाली सारी बातें, उस पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए पुनः इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, पेट्रोल जमीन से निकालने के लिए इतनी बड़ी। तो विनाश की दुनिया तो बहुत बड़ी हो गई है और हम तो हक्के बक्के रह गए और सोच भी नहीं सकते कि इसका उपाय क्या है, मार्ग क्या है। तो ये तीसरे उत्पादन की जो पद्धति है हमारी, इसके मूल सूत्र ये धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था के सिद्धांत हैं कि पर्यावरण की हानि नहीं, उपभोक्ता के स्वास्थ्य की हानि नहीं, मनुष्य की आर्थिक काम करने वाले की आर्थिक स्वतंत्रता की हानि नहीं। इस प्रकार से उत्पादन होगा। इसमें यंत्र चाहिए। मनुष्य की निर्माण क्षम बुद्धि ने बहुत ऐसे अच्छे अच्छे यंत्र, अद्भुत यंत्र बनाए हैं। उनको छोड़कर, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा को छोड़कर अन्य ऊर्जा से चलने वाली यंत्र प्रणाली, टेक्नोलॉजी अर्थशास्त्र के लिए अत्यंत हानिकारक है। अब वह अर्थशास्त्र के लिए ही नहीं तो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, संस्कृति के लिए हानिकारक है। तो अर्थशास्त्र, संस्कृति, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कारीगरी, क्रिएटिविटी, इन सभी के लिए हानिकारक ऐसी टेक्नोलॉजी आज के अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा अंग बन गई है। तो ये यंत्र के बारे में ये मूल सिद्धांतों की बात है। अब ये सिखाना होगा, क्योंकि आज के आज तो इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो हमें 15-20 वर्षों की शिक्षा की एक पीढ़ी का विचार करना होगा कि क्लास 1 से ये संस्कार में डालते जाओ, मानस में डालते जाओ, काम करना सिखाते सिखाते आदत में डालते जाओ। पक्का अच्छा बहुत सुंदर काम करना सीखने के बाद उसकी विचार शक्ति जागृत करो कि क्यों हाथ से काम करना चाहिए, क्यों यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे करके छोटे छोटे दायरे से लेकर व्यापक ऐसा विचार करना सिखाओ 10-15 वर्ष के होते तक। और उसके बाद विकल्प क्या हो सकता है, इसमें अपनी बुद्धि को लगाने का आह्वान भी युवा पीढ़ी के सामने खड़ा करो कि आपको विनाशक अर्थशास्त्र नहीं, उद्धारक अर्थशास्त्र चाहिए। ये करने की बहुत आवश्यकता है। वो आज के आज नहीं होगा। आज के आज तो सुनने वाले या तो हक्के बके रहेंगे, ऐसा तो कैसे हो सकता है, या तो विरोध करेंगे कि आप क्या 21वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक में ले जाने की बात करते हैं, क्या बैलगाड़ी के युग में चाहेंगे, ले जाना चाहेंगे। जरा विचार करके देखो, बैलगाड़ी का युग एक वैज्ञानिक विश्लेषण, ऐसा ग्रंथ सुनने वालों में से कोई निर्माण कर सकता है क्या? करो। अब देखो उसका स्वरूप कैसा होगा। देखो अर्थशास्त्र के बारे में, उत्पादन तंत्र के बारे में, वितरण व्यवस्था के बारे में वो क्या क्या कहेगा। गोवंश रक्षा की दृष्टि से ही वो क्या क्या कहेगा, क्या क्या विचार करेगा। तो ये हुआ उत्पादन तंत्र। उसके बाद उसकी जो एथिकल साइड है और बहुत छोटी 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 बातें वो है। हाँ। तो उसके लिए हमको किस प्रकार से संस्कार के साथ, नैतिकता के साथ ये जुड़ा हुआ है प्रश्न,
इसका भी समावेश अर्थतंत्र में, अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में करना होगा। उदाहरण के लिए रख रखाव, मैं नैतिक कुछ गुणों की बात करूंगी और बहुत सारे लोगों को ये पता भी है, परंतु आज उसका व्यवहार नहीं होता है। रख रखाव, छोटे बच्चों से ये शिक्षा शुरू होकर बड़ों तक होनी चाहिए। वस्तु का संभाल कर प्रयोग करो, वस्तु को बिगाड़ो नहीं, खो नहीं, कहाँ रखी थी पता नहीं। जैसे बहुत विद्वान लोग होते हैं ना, रोज का एक नया पेन चाहिए उनको, क्योंकि कल लिखते थे वो पेन कहाँ गया पता नहीं। ये नहीं चलता, ये आर्थिक दुर्गुण है। तो रख रखाव, हाथ से गिर गया, कांच का गिलास हाथ से गिर गया और टूट गया, नहीं चलता। हम आप जो बड़ी आयु के हैं उनको अनुभव में आता होगा कि बचपन में यदि हाथ से कांच का गिलास टूट गया, गिर कर टूट गया, तो पहले तो हाथ पर डंडा पड़ता था, फिर ताने सुनने पड़ते थे, और बाद में कांच इकट्ठा करना और साफ सफाई करना ऐसा होता था। आज गिर गया तो गिर गया, टूट गया तो टूट गया, तुमको तो चोट नहीं आई है ना, तुमको तो नहीं लगी, अरे कांच गिलास फिर से आ जाएगा, अभी तुम संभालो। इसके मन में ये नहीं आना चाहिए, अपमान नहीं लगना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं निर्माण होना चाहिए, बच्चे ज्यादा है कि कांच का गिलास ज्यादा है। ये उल्टी फिलोसॉफी है। कांच का गिलास हाथ से गिरकर टूटना नहीं चाहिए, इसके लिए संभाल कर पकड़ो, ये सिखाना। ये इकलौता बेटा है या बेटी है, इसलिए वो अधिक प्रिय है, और जो क्यों गिर गया संभाल कर पकड़ना आता नहीं है, ऐसा डांटने में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन उल्टी ही गति तो उल्टी ही हो गई है। अच्छा नहीं अच्छा लगता है, फेंक दो, दूसरा ले लो, ये क्या है? ऐसा नहीं है। तो दूसरा है मितव्ययिता, खर्च का विवेक। ये सारी बातें 12 वर्ष की आयु तक आदत में आ जानी चाहिए। एक ही बात का कितनी अच्छी तरह से, कितना अधिक प्रकार से उपयोग हो सकता है, ये खास भारतीय गुण है। ये खास समृद्धि बनाए रखने के गुण हैं। हिसाब कौड़ी का, बख्शिश लाख की, ऐसे पैसे की कीमत कैसे समझना, ये भी अर्थशास्त्र का ही गुण है, धर्मानुकूल अर्थशास्त्र का ही गुण है। ये सब हमें पता है, परंतु हमारे घरों में, घर में इसकी ओर ध्यान देना और इसका पालन करवाना बच्चों को, ये अब धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। ये समृद्धि की नींव में ही कीड़ लग गई है, जंतु लग गए हैं जो इसको समृद्धि को खा जाते हैं। तो पैसे की कीमत समझना, पैसा कमाया ऐसे नहीं जाता है कि हम उसका कैसे भी उपयोग करें। तो उपयोग करना, खर्च कैसे करना, इसका विवेक सिखाना और उसका प्रयोग सिखाना। खाली बुद्धि में विवेक नहीं, हाथ में भी होना चाहिए और रोज के व्यवहार में भी होना चाहिए। पहना हुआ कपड़ा जल्दी फटना नहीं चाहिए। वर्ष भर में जूते मोजे कितने चाहिए, वर्ष भर में बस्ते कितने चाहिए, हमारी अलमारी में कितनी साड़ियां होनी चाहिए, ये सारी बातों का विवेक धर्म सिखाता है, नैतिकता सिखाती है। और यह अर्थशास्त्र का एक नैतिक हिस्सा है, नैतिक आयाम है, ये भी होना चाहिए। इसके बाद आज तो हम यहाँ समाप्त करेंगे। अगली बार हमारे प्रोडक्शन तंत्र में, हमारी उत्पादन प्रणालियों में वस्त्र हो, मकान निर्माण करना हो, सड़क निर्माण करना हो, पानी की व्यवस्था करनी हो, पानी की निकासी की व्यवस्था करनी हो, तो अर्थशास्त्र के और धर्मानुकूल अर्थशास्त्र के कैसे कैसे नियम लागू होते थे, और इस कारण से
हमारी समृद्धि चिरंजीव रही, हमारा राष्ट्र जीवन भी निरंतर चलता आया और समृद्ध और ज्ञानवान दोनों रहा, इसकी बात हम करेंगे। भारत में 10,000 वर्षों से खेती होती आई है, परंतु अनाज तो विपुल मात्रा में उगता रहा, परंतु भूमि बंजर नहीं हुई और खाने वालों को उत्तम गुणवत्ता वाला अनाज हमेशा मिलता रहा। 100 वर्षों में हमने भूमि को भी बंजर बना दिया, अनाज को प्रदूषित कर दिया, पर्यावरण का नाश किया, स्वास्थ्य का नाश किया और किसान के बेटे किसानी करना छोड़ने लगे। सभी प्रकार से आघात करते करते हम दारिद्र्य की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसको हमें रोकना है। स्तभ, अर्धवृत, प्रचल, ऐसा कैसे होगा, इसका विचार करना है। राम विद्यापीठ का यही लक्ष्य है, यही मिशन है। मैं यहाँ रुकती हूँ। जिज्ञासा समाधान के लिए सत्र खुला है। नमस्कार। सबीर भाई पूछिए। हाँ, नमस्कार भाई। नमस्कार। धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था में हर हाथ को काम, यह बात कही है, लेकिन आज ऐसे अगर केंद्र खड़े करे तो कोई आएगा नहीं कोई, क्योंकि आज की जो हीन भावना से देखने की जो दृष्टि बनी है, तो ये सारा काम करना नहीं है, करवाना है। तो फिर इसको पहले तो लोकमत परिष्कार और फिर ये काम खड़े करने, ऐसे ही क्रम में होगा ना ये? हाँ, ये तो करना ही होगा। दूसरी बात ये है कि हम लोगों की माने आप और मैं नहीं, आज विचार करने की पद्धति ऐसी हुई है, क्या नहीं हो सकता इसका विचार अधिक करते हैं। क्या हो सकता है इसके पीछे बुद्धि और समय नहीं लगाते हैं। तो पहले हमारे विचार तंत्र में ये मूल परिवर्तन करना होगा कि ये होगा कैसे। ये विपरीतता तो बहुत है, विपरीतता बहुत है। अव्यवस्था माने विनाशकारी व्यवस्था तो बहुत है। तब भी आप और हम इस चिंतन सत्र में जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। तो ये करना है, हो सकता है, करेंगे। ऐसे निर्धार वाले लोग, ऐसी समझ वाले लोग नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा व्यवहार का सूत्र है। एक अमेरिकन कृषि तज्ञ जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने कहा था, और उसकी समाधि पर भी ये लिखा है, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर विथ व्हाट यू हैव एंड डू समथिंग आउट ऑफ इट। जहां से जहां है, जैसे भी हैं, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, शुरू करो और फिर उसको आगे बढ़ाओ। तो हम भी ऐसे विचार करें कि हो कैसे सकता है। तो हो सकता है। ये चिंतन सत्र, मैंने अभी कहा, ये चिंतन सत्र ही उसका एक उदाहरण है। क्यों सुन रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा करना है, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो ये ऐसा करने से होगा। जी अमित भाई जी। हाँ जी, प्रणाम ताई। नमस्कार। जी, एक प्रश्न ये कई बार आता है कि जब हम हमारी भारतीय तकनीक का या यंत्रों का जिस तरह की बात करते हैं, उसमें ये बताते हैं कि जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, तो जैसे जैसे ये आधुनिक विज्ञान ने प्रगति की है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 वर्ष से लेके पहले 1800 वर्ष, 1800 में तो मात्र 25 के आसपास ही थी। फिर 1947 तक आते आते 32 वर्ष हुई और अभी आज के समय में वो लगभग 72 वर्ष हो गई है। तो जैसे जैसे आधुनिक विज्ञान ने और तकनीक ने, यंत्रों ने विकसित हुए हैं, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। और अगर हम उन प्राचीन पद्धतियों पर जीवन यापन करते हैं, तो लोग पहले 10 में से कुछ
2-4 बच्चे ही जीवित रह पाते थे, आज वो जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। तो इसके लिए क्या हम आगे बातचीत क्या करते हैं? 10 बच्चों में से 2-3 तो जीवित रहते थे, आज तो जन्म ही नहीं देते हैं, तो फिर कहाँ जीवित रहने की बात हुई। हम जनसंख्या कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? तो ये देखो, परिस्थिति का अध्ययन करने के तरीके भी हमारे दिमाग में ऐसे डाल दिए हैं। अरे साहब, महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन 85 वर्ष के थे और भीष्म पितामह 125 वर्ष के थे, और आज कौन सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है फिर? इतना भी दूर मत जाओ। 16वीं शताब्दी के अंत भाग में महाराणा प्रताप हुए, उनका भाला 40 किलो का था, वो उससे युद्ध करते थे। आज म्यूजियम में रखा है। किसका साहस है उसको हाथ में भी पकड़ने का? तो क्षरण हुआ है या वृद्धि हुई है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी की आप बात कर रहे हैं। हमको क्या मालूम है कि कितनी आयु के 90 प्लस, तो कितने सुन रहे हैं, उनमें से कितने लोगों के दादाजी 90 प्लस हुए हैं? 90 प्लस अधिकांश होते थे 90 प्लस। आप कौन सा साइंस आपको कह रहा है कि 25 वर्ष में, 3 वर्ष में, 2 वर्ष में मर जाते थे? इसलिए जरा उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये मॉडर्न और साइंस और एक भी शब्द का एक भी कोई वास्तविक अर्थ ही नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न एंड व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? मूल फंडामेंटली तो साइंस शब्द का ही एक बार एनालिसिस करने की आवश्यकता है। एनालिसिस नहीं, डिसेक्शन ही करो इसका। मॉडर्न किसको कहते हैं? पश्चिम को। अब पश्चिम में जीवन ही नहीं था तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बातें कहाँ है? दिखना क्या है केवल ऊपर ऊपर का कि 14 बच्चे हुए, उसमें से 4 ही जीवित रहे। आपको ये उदाहरण नहीं दिखता कि 9 बच्चे जन्मे और आज 9 के 9 अभी हैं, और आयु होती है 70 वर्ष 75 वर्ष, तो फिर एक के बाद एक जाते हैं। ऐसे उदाहरण जरा कलेक्ट करो तो समझ में आ जाएगा। आप तो केवल अपने परिचितों के 50 का सैंपल ले लो, 50 परिवारों का सैंपल ले लो और 4 पीढ़ियों का सैंपल ले लो, तो भी पता चल जाएगा। इसलिए उसमें मत आइए। जी 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 सरजाने थामकर को सावधेकर जी। प्रणाम ताई। नमस्कार। पुणे से सुधीर बोल रहा हूँ। हाँ। मेरे मन में ये एक चिंतन स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस होती है कि आजकल जब बातचीत होती तो बच्चे या जो जानकार होते हैं, समझे जाते हैं, वो कहते हैं कि आप जिस बात को करते हैं उस समय की जनसंख्या और अभी की जनसंख्या में आप जिस पद्धति से विपुलता के उत्पादन की बात करते हैं वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए जो कारखानदारी का है या आधुनिक वाला जो कहा जाता है, उससे जो विपुल उत्पादन होता है जिसको हम अनुपयुक्त समझते हैं, वो कैसे सफिशिएंट हो सकता है? तो इसके ऊपर मैं स्वयं उसमें स्पष्टता नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आपसे कुछ स्पष्टता इस चिंतन में चाहिए थी। जी बहुत सिंपल है। भारत को धन धान्य पशु वृद्धि पुत्र पौत्र समंदरी कहा है, वो वेद काल से चला आया है। और जनसंख्या उस समय कम थी और आज अधिक है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इतिहास हम अपनी दृष्टि से देखें जरा। महाभारत काल में क्या जनसंख्या होगी कि जिसमें से 18 अक्षौहिणी सेना युद्ध में भाग लेने के लिए आ गई। कैसे शस्त्र रहे कि जो आज के शस्त्र तो अब धीरे धीरे करके उस दिशा में जा रहे हैं। कैसे मिसाइल्स थे, तो फिर टेक्नोलॉजी कैसी होगी। उसके बाद भी जनसंख्या जो बची वो भी उतनी ही थी। तो ये जनसंख्या वाला है ना, ये तो एकदम निरर्थक बात है, एकदम निरर्थक बात। जनसंख्या भारत के लिए एसेट रही है, लायबिलिटी नहीं। क्योंकि सीधा साधा सूत्र सब
सबको पता है, एक व्यक्ति जन्मता है तो खाने वाला तो एक मुंह जन्म लेता है, काम करने वाले 2 हाथ साथ में जन्म लेते हैं, एक मुंह और 2 हाथ। ये गणित ही विपुलता के अर्थशास्त्र का ही गणित है। और दूसरा नियम है सीधा साधा, प्रकृति जिसको जन्म देती है उसके जीवन के धारण की या पोषण की व्यवस्था पहले करती है, बाद में जन्म होता है। तो ये प्रकृति की व्यवस्था को हम यदि अस्त व्यस्त कर देंगे तो फिर भुगतो। ये इससे कोई संबंध नहीं कि जनसंख्या कम थी, जनसंख्या अधिक है, उससे कोई संबंध नहीं है। उसका काम करना नहीं करना और रासायनिक खाद प्रयोग करना नहीं करना और ट्रैक्टर का प्रयोग करना नहीं करना, उससे तो संबंध है। तो विचार भी भारतीय पद्धति से जरा करना चाहिए। कम बच्चे करते जा रहे हैं, दूसरी ओर जनसंख्या बढ़ेगी कैसे? जरा तो गणित बिठाओ। जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या क्या है? अगर बड़ी दिखाई देती है, उसकी वास्तविकता क्या है? तो आप रिसोर्सेस कम करते जा रहे हैं, वो तो काम नहीं करना इसके लिए है, और विनाशक यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, ये है। नहीं तो उत्पादन कम कैसे होगा? लाखों हाथ यदि कपड़ा बुनेंगे तो एक यंत्र से जो बुना जाता है उससे तो अधिक ही बुना जाएगा, अच्छा ही होगा। और ये अगर एक यंत्र काम करता है, कपड़ा बुनता है, और बाकी सारे 99 ही हम आप कहो कि वो यदि बेरोजगार हो जाते हैं, तो क्या व्यसनाधीनता नहीं बढ़ेगी? क्या चोरी जुआरी नहीं बढ़ेगी? क्या झगड़े टंटे नहीं बढ़ेंगे? फिर इसके लिए कोर्ट स्थापन करो, इसके लिए पुलिस बढ़ाओ, उसके लिए कोर्ट बढ़ाओ, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाओ, तो पैसा तो उसमें अब वो सब करके पैसा कमाओ। उत्पादक से अनुत्पादक की ओर जाना, दूषण को जन्म देना, ये क्या है? विपुल उत्पादन का ये जो हिसाब है ना, वही गड़बड़ है। जी जी धन्यवाद। एक है मोहन कुलकर्णी जी। हाँ मोहन जी, आप पूछिए। अच्छा नहीं पूछे। अच्छा संदीप जी, संदीप धुमा जी। प्रणाम सभी को। सर ये पूछना था मुझे कि इस सत्र का ध्वनि मुद्रण हो सकता है क्या? हुआ होगा क्या? अगर बाद में भी अगर सुनना होगा तो ये संभव है क्या? का उपयोग बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो इससे शुरू में पेट्रोल के बारे में हुआ होगा, स्पिरिट के बारे में हुआ होगा, तो अभी हम अपारंपरिक ऊर्जा का उपयोग ये क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना ऐसा सोच रहे हैं, कर रहे हैं। उसके बारे में हम कैसा सोचे? अपारंपरिक माने क्या? उदाहरण दीजिए दो कि अपारंपरिक ऊर्जा माने कौन सी और पारंपरिक ऊर्जा माने कौन सी? सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है, वो पारंपरिक है। हाँ पारंपरिक। और पेट्रोल अपारंपरिक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, मुझे पूछना है, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है, पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है। हाँ, सौर ऊर्जा तो पारंपरिक है, परंतु प्रणाली पारंपरिक नहीं है। यू गेट द डिफरेंस बिटवीन द टू। ऊर्जा तो विश्वव्यापी है, ब्रह्मांड व्यापी है सौर ऊर्जा, और वो तो मनुष्य की उत्पत्ति से ही प्राप्त है। परंतु प्रणाली है जो उपयोग करने की, वो अपारंपरिक है। पारंपरिक ऊर्जा से लाभ हो रहा है, अपारंपरिक प्रणाली के कारण से नुकसान हो रहा है। और सभी जानकारों का कहना है कि जितना लाभ हो रहा है उसके अनुपात में
नुकसान अधिक हो रहा है। पारंपरिक सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए हमेशा होता आया है। जैसे ठंड लग रही है, धूप में बैठो, ये सौर ऊर्जा का ही उपयोग है। धान्य जरा नमी लग गई है, धूप में डालो, वस्त्र धूप में सुखाओ। तो ये सब धूप का, आतप का, यानी सूर्य प्रकाश का उपयोग तो बहुत हो रहा है, पहले से ही हो रहा है, परंतु थोड़ा सा अगर हमको तर्क से समझ में नहीं आता तो इतने सादे तर्क का आश्रय भी ले सकते हैं कि आज के स्वरूप की प्रणाली कभी भी हमारे यहाँ नहीं हुई। हाँ, सूर्य प्रकाश का जितना उपयोग हम कर सकते थे उतना मैक्सिमाइजेशन तो हमने किया था, परंतु उसके लिए ये जो सोलर सिस्टम है वो कभी भी नहीं हुई। इसलिए नहीं कि वो प्रणाली नहीं थी, माने वो इसका ज्ञान नहीं था। आज पेट्रोल का उपयोग करने का ज्ञान क्या भारत के ऋषि मुनियों को नहीं होगा? मिसाइल्स बन रही थी, उसमें सारे विनाशक तत्वों का ही प्रयोग हो रहा था, ये तो मालूम ही था। इसलिए ब्रह्मास्त्र के उपयोग पर भी कुछ लोगों के लिए निषेध होता था। वो युद्ध के लिए शस्त्रों का निर्माण करना और उसमें ऊर्जा का उपयोग करना वो अलग बात है, और रसोई में वो आ जाना ये दूसरी बात है। तो ये जो विवेक है वह हमारे ऋषि मुनियों को, समाज व्यवस्था करने वालों के पास था कि कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। हम सारी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली, पेट्रोल प्रणाली, ये सारी बातें, सोलर एनर्जी, ये सारी बातें जहां उपयोग में लेनी चाहिए वहां तो ले सकते हैं, उसको ड्राइंग रूम में, बेडरूम में और किचन में नहीं लाना चाहिए। इसका भी एक विवेक का भी बहुत बड़ा शास्त्र है इन यंत्रों के प्रयोग में। जी ठीक है, धन्यवाद। हुआ 5 मिनट ज्यादा हो गए। हाँ।